दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ये सिर्फ डिफरेंस है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम वन डिजीज के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस क्या हैं? आप लोग मास्क पहने, आप सैनिटाइजर यूज करें, हैंड कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है। इस तरह अगर मैं ये कहूं कि स्कर्वी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मुझे देनी है तो मैं ये कहूंगी कि विटामिन सी का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। रिकेट्स के बारे में मुझे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगर लोगों को देनी है तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग विटामिन डी का और कैल्शियम का जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा करें। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आप एक डिजीज के अगेंस्ट जरा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि स्पेसिफिक में आगे फिर बहुत सारी चीजें हैं कि आपने हेल्थ और प्रोटेक्शन करनी है, कैसे हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए मेडिकल उस चीजों को यूज करना, केमिकल प्रोफाइलैक्सिस जिसमें आपने बेटे एंटीबायोटिक्स वगैरह या केमिकल्स का यूज करना है ताकि आप लोग स्पेसिफिकली जैसे अगर मलेरिया है तो उसके लिए क्लोरोक्विनीन वगैरह को यूज करना, ठीक है। सो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि थर्ड दूसरी चीज आ जाती है अब सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का ये मतलब होता है कि आप लोगों ने क्या करना है। अब डिजीज तो प्रेजेंट है, ठीक है। सो डिजीज तो कम्युनिटी में प्रेजेंट है और वो है भी पैथोजेनिक फेज के अंदर। अब इस पैथोजेनिक फेज के अंदर आपने डिले नहीं करना, आपने फौरन से उसकी क्या करनी है, डायग्नोसिस करनी है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना है। इसके अंदर डायग्नोसिस के लिए आप लोग क्या करते हो? डायग्नोसिस के लिए बेटे आप लोग उनकी स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हो, पीसीआर करते हो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की स्क्रीनिंग करते हो। एक दफा एक पेपर आया हुआ है यूएचएस में कि स्क्रीनिंग जो है वो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो सेकेंडरी है। और इस प्रिवेंशन को आप कैसे इंटरवेंशन करते हो, इसके अंदर आप क्या करते हो, तो इसमें आप अर्ली डायग्नोसिस और पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हो, ठीक है। सो ये चीज जो है वो किसमें आ जाती है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में। अब इनको हम लोग फर्दर आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर यही कि आपने डिसेबिलिटी को लोकलाइज करने की कोशिश करनी है, कम से कम करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट करने का यही मतलब है कि अपने सारे वसाइल यूज करते हुए पेशेंट को नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस लेके आना रिहेबिलिटेशन कहलाता है। अब रिहेबिलिटेशन का भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो मैं भी आपको बता रही थी, नंबर 1 होती है मेडिकल रिहेबिलिटेशन जिसमें आप उसको सारी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। नंबर 2 बेटे हमारे पास होती है ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन, उसको अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के काबिल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान का कोई दवाई लेने से किसी एक्सीडेंट की वजह से हियरिंग लॉस हो गया, वो सुन नहीं पा रहा, आपने उसको हियरिंग एड प्रोवाइड कर दी तो आपने उसको दोबारा से सुनने के काबिल बनाया। इसी तरह कोई चल नहीं पा रहा तो आपने उसको वो जो प्लास्टिक की आजकल टांगे आर्टिफिशियल वो दी तो आपने उसको चलने के काबिल बनाया। सो दिस इज ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन। एंड दोबारा से उसको अर्निंग के काबिल बनाना कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके, अर्निंग के काबिल बनाना इज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको गाइड किया कि चलो अगर तुम्हारी टांग जाया होगी है, तुम चल नहीं सकते तो तुम बैठ के कोई काम कर सकते हो, यानी दुकान बना सकते हो, वहां बैठ सकते हो, करियाना की शॉप एंड दिस एंड दैट। तो इसको हम लोग कहते हैं वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट चीज आती है सोशल रिहेबिलिटेशन। तो जितने भी बेटे उसके फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको रिस्टोर करना, उसको इसके बारे में गाइड करना कि लोगों के साथ अच्छा पेश आए एंड देन उनको भी समझाना है, एक चीज बॉन्ड दोबारा से रिक्रिएट करना है, सोशल रिहेबिलिटेशन। एंड देन साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान माजूरी के बाद या इस तरह के किसी भी मिसहैप के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। तो पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस को रीगेन करवाना इज साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का एम क्या है? इसका एम यही है कि अफेक्टेड पर्सन जो है वो अपनी कैपेसिटीज को दोबारा से यूज कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अगर किसी को टीबी हुई हुई है और वो टीबी नी की तरफ जा रही है तो आप लोगों ने क्या करनी है, नी की फिजियोथेरेपी करानी है। सो आप नी की जब फिजियोथेरेपी करा रहे हो तब इसके अंदर 2 चीजें आ रही हैं, ये मेडिकल रिहेबिलिटेशन का पार्ट भी है। फिजियोथेरेपी करके जब आप उसको चलने फिरने के काबिल बना दोगे तो ये ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन भी है, ठीक है। सो रिहेबिलिटेशन का ये फायदा होता है कि पेशेंट को आप उसके अंदर वापस लेके आते हो। अब बेटे आप लोगों ने 2 चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझी हैं कि नंबर 1 हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है क्या, जिसमें हमने दोबारा से बात कर ली, प्राइमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमोडियल सिर्फ गाइड करना, रिस्क फैक्टर्स को ढूंढा हुआ है और पेशेंट को उसके बारे में बताना। प्राइमरी अब भी होस्ट भी है, एजेंट भी है, एनवायरमेंट भी है, लेकिन इंटरेक्शन नहीं हुई तो प्रोमोट करना और प्रोटेक्शन करना। एंड देन सेकेंडरी जब डिजीज हो गया है उसको डायग्नोज करना और ट्रीट करना। एंड टर्शरी कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उनको लिमिट करने की कोशिश करना और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना। तो ये इंटरवेंशंस थी। अब इन इंटरवेंशंस को उसने कहा कुछ एग्जांपल्स के ऊपर आप किस तरह से एम्पलीफाई करते हैं और ये आपकी आसानी के लिए है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीबी की, ठीक है। सो टीबी का नंबर 1 क्या होगी, जाहिर है प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में बेटे आपके पास दो चीजें हैं, एक आपने हेल्थ को प्रमोट करना है और दूसरा आपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए टीबी में आप क्या करेंगे, यानी आपने पेशेंट को बस ओवरऑल कहना है कि अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर करें, ठीक है। स्पेसिफिक में हम टीबी के बारे में नहीं बात करें क्योंकि हेल्थ प्रमोशन में हम ओवरऑल डिजीज की हेल्थ की बात करते हैं। उसके बाद कहना है कि अपनी हाउसिंग को जो है वो एडिकेट रखे, एंड देन हम उसको कहते हैं अपनी सैनिटरी सिस्टम को बेटर कर ले और वो अपना रेगुलर चेकअप कराता रहे। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे, टीबी के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यही है कि आप कीमोप्रोफिलैक्सिकली जो है वो उसकी कीमोप्रोफिलैक्सिक स्टार्ट करा दें, ठीक है, और आइसोनाइजेट या फिर आप लोग बेटे उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करा लें जो कि स्पेसिफिक है। लेकिन अगर टीबी हो गई है सेकेंडरी लेवल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी लेवल के ऊपर आपने उसकी डायग्नोसिस करनी है और डायग्नोसिस के लिए आपने उसकी स्पूटम एग्जामिनेशन, मॉन्टॉक्स टेस्ट, चेस्ट एक्सरे करना है, एंड देन आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या है, पहले आपने 4 महीने आइसोनाइजेट, रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटॉल और पायराजोनामाइड, एंड नेक्स्ट 2 मंथ आइसोनाइजेट और रिफेम्पिन देना है। एंड टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है, टर्शरी प्रिवेंशन क्या है, टर्शरी प्रिवेंशन यही कि टीबी अगर नी में जा रही है और नी के अंदर जाके वो डिजेबिलिटी कर सकती है तो आप उसकी फिजियोथेरेपी करें और उसकी जो भी डिजेबिलिटी है उसको लिमिट करने की कोशिश करें, और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया है तो फिर पेशेंट को रिहेबिलिटेट करें। सो इस तरह से किसी भी डिजीज का आप सेम एज बेटे हमने हाइपरटेंशन का भी डिस्कस किया हुआ है, तो हाइपरटेंशन की प्रमोशन क्या होगी, स्मोकिंग छोड़ दें, ओबेसिटी को कम से कम रखें, वॉक करें, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करें। अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, स्पेसिफिकली यही कि अपनी सॉल्ट इंटेक को कम से कम करें और सैनिटरी हैबिट्स को अवॉइड करें और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर बीपी होता है डायग्नोसिस के लिए 3 कंसेक्टिव रीडिंग्स लें, अगर हो जाता है तो एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करें। सेकेंडरी प्रिवेंशन हम उसकी डिजेबिलिटी को लोकलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, और अगर हो जाता है तो फिर अगेन आपने रिहेबिलिटेशन देनी है। तो इसमें कोई इतनी वो बात नहीं है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों के साथ सिनेरियोज जो हैं वो बुक से डिस्कस करना चाहती हूँ। उससे पहले 2-3 चीजें हैं, यानी उन्हें यूनिसेफ के बारे में एक बात की हुई और सोशल एक्शन प्रोग्राम के बारे में बात हुई है, वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपकी जो पहले चैप्टर में से जितने भी सिनेरियोज बने हुए हैं जो पास पेपर्स में आते रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं।